बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर के कोर्स में सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो प्रोग्रेस में है। तो अभी एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका नाम है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन क्या है? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि मोस्ट एबंडेंट है। इसका मतलब ये है डियर कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन की सेल में वाटर के बाद प्रोटीन पाई जाती है। मैंने पहले आपके सामने ये एक नक्शा खींचा था जिसमें मैंने लिखा था कि ह्यूमन की बॉडी में और मैमल की एक सेल में राउंड अबाउट 70% प्रोटीन होती है, वाटर होती है। इसके बाद दूसरा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आती है वो है प्रोटीन, जो कि ममालियन सेल में 18% होती है। और इसके बाद फिर 4% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 3% लिपिड्स होते हैं, 2% हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, और बचा 1% तो इनऑर्गेनिक आयंस और साल्ट्स वगैरह होते हैं। तो अच्छा, मोस्ट एबंडेंट मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से ज़्यादा हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। इसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर बस प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। यही वजह मैंने लिखा है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, 18% इन मैमलियन सेल, एक मैमल सेल में 18% होती है। मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट आर अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है ये छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। एक अमाइनो एसिड के ऊपर हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। अमाइनो एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, हम अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरा होता है एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दैट इज इन द सेंटर देयर इज वन कार्बन। सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के बाद के साथ एक कार्बन अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स, जिसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोक्सल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह कोई स्ट्रक्चर आता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। और ये ग्रुप जो है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो ये कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप। क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। चूंकि अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा है एसिड ग्रुप, इसलिए इसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल कार्बन। तो पूरा स्ट्रक्चर अगर हमने बताना है तो यहाँ पे कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और नीचे साइड पे एक कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है? आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें अगर दो कार्बन हो तो ये मिथाइल हो गया, मिथाइलिन हो गया। अगर 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 1 कार्बन हो तो मिथाइलिन हो गया, CH2। दैट इज, अगर 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, के साथ हमने रिस्पेक्टिव नाम देना है। पर हमने सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट करनी है कि आर एक वेरिएबल ग्रुप होती है। क्या होती है? अब वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल ग्रुप का मतलब ये है कि ये वेरिएबल ग्रुप बदल सकता है। ये 1 कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है, और ये एक लॉन्ग चेन भी हो सकता है। इवन ये वेरिएबल ग्रुप एक साइक्लिक मॉलिक्यूल, एक साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक ग्रुप भी हो सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज वेरिएबल ग्रुप। सो पूरा स्ट्रक्चर ये है कि सेंटर में एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन करती है, और इसके बाद एक अदर साइड पे एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, और इस तरह सेंट्रल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप। अब जिस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है और एक अमाइनो ग्रुप होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन में तेजी कर रहा है। कार्बोक्सिलिक की अफिनिटी है कि वो बेस के साथ रिएक्शन करे। क्यों बेस के साथ रिएक्शन करता है? क्योंकि ये एक एसिड है बाय नेचर।
अब डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे आए तो अमाइनो ग्रुप जो है इसकी अफिनिटी एसिड के ज्यादा रिएक्शन के लिए, एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए ज्यादा होती है। तो इस वजह से चूंकि ये ग्रुप एसिड के साथ रिएक्शन करता है और ये ग्रुप बेस के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ना एसिडिक है और ना बेसिक है, बल्कि एक थर्ड कैटेगरी में शुमार होता है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस and amino acid is also amphoteric in nature. Is it clear or not? अच्छा, each protein will have specific number and sequence of amino acids. हर प्रोटीन में इस बिल्डिंग ब्लॉक्स के, चूंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के, तो इस प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड, वो हो नंबर में और सीक्वेंस में स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसकी नंबर भी, लेट सपोज अगर हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स है, तो ये तब तक हेमोग्लोबिन कंसिडर ना होगा जिसमें 574 अमीनो एसिड्स ना हो। इस तरह अगर हेमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, लेट सपोज एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो तब तक ये हेमोग्लोबिन ना होगा जब तक असेंडिंग ऑर्डर अरेंज ना हो, क्योंकि अमीनो एसिड की सीक्वेंस वेरी स्पेसिफिक होती है और ये हमें सीरियस हर्डल्स काज कर सकते हैं अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस ठीक ना आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बुक में एक बॉक्स में दिया गया है सिकल सेल एनीमिया, और आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता है, ये एक कैंसर होती है, ब्लड की कैंसर होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है when glutamine is replaced by the valine, sickle shaped RBC is formed. डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब 574 अमीनो एसिड्स में स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए, वो अमीनो एसिड्स होनी चाहिए सीक्वेंस में जो अमीनो एसिड्स पहले से मौजूद है। अच्छा, अगर इन अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड में यानी ग्लूटामिन की जगह अगर वेलिन रिप्लेस हो जाए तो क्या होगा? इससे आरबीसी की स्ट्रक्चर नॉर्मल ना होगी। नॉर्मल आरबीसी की स्ट्रक्चर क्या होती है? एक प्लेट जैसा होता है ना, इस तरह होता है, एक स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिस्क शेप्ड होता है। लेकिन अगर ग्लूटामिन की जगह वेलिन रिप्लेस हो जाए तो फिर इस डिस्क शेप्ड की तरह ना होगा बल्कि सिकल शेप्ड होगा। क्या सिकल जानते हो आप लोग? पुश्तो मैम कहते हैं लोर, तो दरांती क्या कहते हैं? सिकल की तरह होगा। तो जब सिकल की तरह होगा तो ब्लड वेसल्स में पास होके ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकते हैं। फिर जब ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकते हैं तो हेमरेजेस होती है और ब्लड की लॉस होती है। दिस इन टर्न कॉज अ डिजीज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। व्हाट? सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया को हम बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ड्रेपेनोसाइटोसिस। ये सेकंड ईयर से ताल्लुक रखता है, पर आपके लिए लाजमी था फॉर योर इंफॉर्मेशन। सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो कॉल्ड ड्रेपेनोसाइटोसिस। क्या? और ये एक जेनेटिक मसले की वजह से, एक जीन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से ये डिजीज काज हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बात की, अब मैंने आना है दो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड के ऊपर। अच्छा, ये एक अमीनो एसिड है जिसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है, जबकि ये दूसरा अमीनो एसिड है जिसकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। अब बॉन्ड किस तरह फॉर्मेशन होती है? ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड की नाइट्रोजन वाले पार्ट से एक हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है। तो ये दोनों इकट्ठे होकर वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और मैंने आपसे कहा कि जब वाटर बन जाए और हमें रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में वाटर मिल जाए तो दोनों सब्सटेंसेस के दरमियान एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, वो बॉन्ड अगर अमीनो एसिड के दरमियान बन जाए तो इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे? ये बॉन्ड या स्टूडेंट्स अगर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड अगर न्यूक्लिक एसिड्स के दरमियान बन जाए तो इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या? फास्फोडाइस्टर लिंकेज हम कहेंगे। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट की बात यह है कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल की ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर अमीनो एसिड्स 3 हो
और इनके दरमियान दो बांड हो, पेप्टाइड बांड, उसको हम कहते हैं डाई पेप्टाइड। क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरा अमीनो एसिड्स हो और पेप्टाइड बांड 3 हो तो इसको हम कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। क्या कहेंगे? और इस तरह अगर पेप्टाइड बांड ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक मसला था जब ग्लूटामिन के जरिए वेलिन रिप्लेस हुआ तो इससे एक बहुत बड़ा मसला काज हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि एक नॉर्मल प्रोटीन में अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है और अमीनो एसिड की जो नंबर होती है दैट should be constant for a normal structure, because if it is changed the normal structure of protein will not be formed and there will be the great disturbance। अच्छा, मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। कितने होते हैं? और डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो 574 अमीनो एसिड्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। दिस वाज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आना है कि प्रोटीन की टाइप्स क्या हैं। मुख्तलिफ बेसिस पे अगर हम डिवीजन करें तो प्रोटीन की मेनी टाइप्स बन सकते हैं, पर एक हमने डिस्क्राइब करना है जो कि बुक में दिया गया है, और वो है फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब नाम से पता चलता है कि फाइब्रस प्रोटीन वही होती है जिसकी स्ट्रक्चर फाइबर्स की होती है, ताता थ्रेड्स की होती है, उनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। क्या? अच्छा स्टूडेंट, अगर ये फाइब्रस प्रोटीन हम ब्रोकन डाउन करें तो इसी फाइबर्स हमें अपटेंड होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अच्छा, हमारी बॉडी में फाइब्रस प्रोटीन की मिसाल है केराटिन। क्या है? अब केराटिन कहाँ मौजूद है? केराटिन हमारी हेयर्स में मौजूद है, हमारे नेल्स में मौजूद है। सम केराटिन आर प्रेजेंट इन आवर स्किन, केराटिन आर प्रेजेंट इन द हूव्स ऑफ द हार्सेस एंड अदर एनिमल्स एज वेल। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर होती है, जो एक स्फीयर टाइप, एक सर्कल टाइप की प्रोटीन होती है, इनको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ द ग्लोबुलर प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन द स्ट्रक्चर्स विल बी गिवन टू अस दैट विल बी अप टू द लिमिट ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, दैट इज व्हाई ग्लोबुलर प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारी बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन की मिसाल हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन की मिसाल है। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि प्रोटीन की जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है और प्रोटीन में जो अंदर यूनिट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ये डिस्क्रिप्शन करेंगे कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या है और प्रोटीन में अमीनो एसिड के फंक्शंस क्या है और अमीनो एसिड के फर्दर टाइप्स कितने हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।